नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मीन बाय द सेल सिग्नलिंग। अब इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा सेल सिग्नलिंग को डिस्कस करना है, साथ ही साथ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं द फंक्शंस ऑफ चैनल एंड कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है, और इनके फंक्शंस, इनका क्या ये रोल प्ले करते हैं अपना, ये सारा कुछ समझते हैं। चैनल प्रोटीन, अगर आप प्रीवियस वीडियो देख कर नहीं आए तो लास्ट भी देख कर आओ प्लीज़, ताकि आपको पता चल जाए कि चैनल और कैरियर में फ़र्क क्या है, जो मैंने बेसिक वहाँ पे समझा दिया था। अब और मज़ीद समझो कि चैनल प्रोटीन्स डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ईजिली मॉलिक्यूल ऊपर से आया और नीचे से चला गया, यानी कि सिंपल पास कर गया, ठीक है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एनर्जी। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज थ्रू मेम्ब्रेन पैसिवली अलॉन्ग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली ये जो पास करते हैं, एंड दे पास पैसिवली, यानी कि यहाँ पर बेसिकली आप ये कह सकते हो कि सिंपल डिफ्यूजन होती है, ठीक है। और इसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पाथवे जो है, ये क्योंकि पाथवे दे रहा है तो पास कर जाते हैं मॉलिक्यूल्स, एंड वी कैन जस्ट सिंपली से कि हमारे पास ये प्रोसेस सारा पैसिव कहलाता है। बिकॉज द प्रोसेस इज पैसिव सो वी डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एनर्जी, ऑलराइट। आपको सिर्फ एक्टिव प्रोसेस के लिए एटीपी चाहिए होती है, नॉट फॉर द पैसिव प्रोसेसेस। तो ये कॉमन डिफरेंस याद करना, प्लस उसके साथ ये याद कर लो कि यूज्ड फॉर बोथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों के लिए यूज़ होता है। ओके ओके, व्हाट इज़ मीन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसको कभी परेशान नहीं हो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सारा कुछ ट्रांसपोर्ट का समझेंगे। उसमें हमारे पास दो किस्म की डिफ्यूजन होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दोनों में क्या फ़र्क है वो हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। बहरहाल ये समझ लो कि यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, उसके साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होने के लिए भी कोई एटीपी की ज़रूरत होती नहीं है, पर फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट वी रिक्वायर एनर्जी। लेकिन इन अदर वर्ड्स वी कैन जस्ट से दैट हमारे पास यहाँ पर मिनरल आइंस के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास करेंगे, और इसी के साथ साथ हमारे पास लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू पास करते हैं, लेकिन दे रियली डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। वहीं पर अगर हम कैरियर प्रोटीन्स की बात करेंगे तो बेसिकली दे रिक्वायर एनर्जी, और उसका एक और भी रीज़न है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ पर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। वी नो दैट इन द चैनल प्रोटीन देयर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पर यहाँ पर हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सिर्फ, और वहाँ पर एक्टिव के साथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन डाउन अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब चूंकि बात हो रही है अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इफ यू जस्ट से अबाउट दैट देयर इज चैनल प्रोटीन, तो इन द चैनल प्रोटीन वी बेसिकली डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। और उसका एक और डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि क्योंकि हम लोगों को, देखो अब ये समझता है कि हमारे पास चैनल प्रोटीन में ना कि सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बल्कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हो रही है, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। तो हम ओवरऑल कहते हैं कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनरल्स एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो पास कर रहे हैं, पर इन कैरियर प्रोटीन तो बना ही, यानी कि कॉमन सेंस लगा रहे हो कि कैरियर प्रोटीन तो बना ही फॉर एटीपी है, एटीपी की ज़रूरत होगी, वरना उसके अलावा देखो कैरियर प्रोटीन्स बेसिकली हमारे पास वो पाथवे अलाउ करते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सिर्फ, और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। तो जब एटीपी की ज़रूरत होगी यहाँ पर, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी डिफ्यूजन नहीं हो सकती, वेदर इज़ अ फैसिलिटेटेड और द सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। हाँ, जो होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो सिर्फ चैनल प्रोटीन्स में होती है, ठीक है। एक्टिव ये कैरियर प्रोटीन्स हमारे पास यूज होते हैं, टेक सब्सटेंसेज फ्रॉम आउटसाइड एंड पंप इट इनसाइड और वाइस वर्सा, यानी कि या तो बाहर से उठाता है अंदर की तरफ पंप करता है, या अंदर से उठाता है बाहर की तरफ पंप करता है, दो काम कर लेता है, ठीक है। और इसके लिए ऑब्वियसली फिर इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पर, तो उसको एटीपी रिक्वायरमेंट होती है। अब सेल सरफेस रिसेप्टर की अगर हम बात करेंगे, तो देखो जहाँ पर भी सेल सरफेस का मतलब है बेसिकली कि सेल सरफेस से ये अटैच होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड सिंपल रिसेप्टर, जिसे हम सेल सरफेस रिसेप्टर कहते हैं। प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स एंड बाइंड विद पर्टिकुलर सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर सिग्नलिंग, एंडोसाइटोसिस, सेल एडिशन एंड सेल मार्कर्स। हम लोग सेल एडिशन को डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। सेल मार्कर्स को बेसिकली सेल मार्कर्स का मतलब ये है कि बेसिकली अगर कोई सब्सटेंस आ रहा है फॉर सपोज, तो ये इस तरह से एक्ट करता है कि इन्वेस्टिगेट करता है कि यार क्या ये जो सब्सटेंस मेरे पास आया है, क्या ये मेरे ही बॉडी का सब्सटेंस है, या मेरी बॉडी का कोई मॉलिक्यूल आया है जो मुझसे अटैच हो रहा है आकर, या फिर किसी और बॉडी का सब्सटेंस है। अगर तो ये कहता है कि यार हाँ ये मेरी बॉडी का सब्सटेंस है, तो वो फिर फर्दर फंक्शंस को प्रोसीड करता है। और फिर अगर कहता है कि नहीं यार ये मेरी बॉडी का सब्सटेंस नहीं है, तो ये उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और डिस्ट्रॉय करने के लिए भी सिग्नल्स को जो है वो पहुंचाता है कि यार ये एक मॉलिक्यूल आ गया, ये हमारी बॉडी का नहीं मॉलिक्यूल, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया है। मोस्ट प्रोबेबली देखो
इसी तरह से हम कहते हैं कि वायरसेस वगैरह जो भी होते हैं ना, इनको जब रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं ना, तो फिर वो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो आप इम्यूनिटी में भी पढ़ोगे, वेल बहुत डिटेल से पढ़ोगे वो तो, पर यहाँ पे भी क्विक रिव्यू कर लो, क्योंकि इम्यूनिटी में ये चैप्टर भी ये चैप्टर बेसिकली बाय द वे हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है। आपके ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स में हम लोगों ने इसको, खैर ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स में तो नहीं, वेल इम्यूनिटी की बात करेंगे, इन्फेक्शस डिजीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस वाला चैप्टर है, उसके लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरसेस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, सब यानी कि पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और A2 में भी इंपॉर्टेंट है, आपको A2 में भी इसको पढ़ना पड़ेगा। मज़े की बात तो ये है। तो बहरहाल अब यहाँ पे क्या होगा भाई, देखो, अगर तो वो बोलेगा कि यार ये मेरी बॉडी का मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये क्या करेगा, वाइट ब्लड सेल्स को बोलेगा कि वाइट ब्लड सेल्स जल्दी से एक्टिव हो और इसको मारो, ये जो भी मॉलिक्यूल है इसको मारो, ख़त्म करो। और अगर ये मेरी बॉडी का मॉलिक्यूल है तो वो भी फर्दर प्रोसेस करेगा। फर्दर प्रोसेस का मतलब क्या है, पहले ये थोड़ा सा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझो। फॉर सपोज हमारी बॉडी में कोई हार्मोन को रिलीज़ होना है, और वो हार्मोन मेरी बॉडी की लेफ़्ट साइड पर है, तो मेरी राइट साइड की जो बॉडी है उसने, मैं ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ एंड आई एम थिंकिंग ये अच्छी एग्जांपल हो, समझ में आ जाए। मेरी अगर लेफ़्ट साइड में बॉडी में पेन हो रहा है, वहाँ हार्मोन है, वहाँ ग्लैंड है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो क्या करेगा, वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है अभी। मेरी बॉडी में पेन हुआ, अब मेरे दिमाग ने इसको ऑलरेडी सिग्नल कर लिया था, इन्वेस्टिगेट कर लिया था कि यार बॉडी में पेन हो रहा है। अब इमीडिएटली क्या हुआ, एक्शंस हुए, और हुआ कुछ यूँ कि हमारी बॉडी का जो राइट पोर्शन था, राइट साइड से एक मॉलिक्यूल आया और उसे लेफ्ट साइड पे जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स है वहाँ पर अटैच हो गया कर। अब उसने क्या किया, उसने रिसेप्टर ने चेक किया कि यार क्या ये मेरा ही बॉडी का मॉलिक्यूल है, उसने कहा हाँ मेरे बॉडी का मॉलिक्यूल है। अब वो जो मॉलिक्यूल था या जब वो रिसेप्टर था ना, वो लेफ्ट साइड पे जहाँ पे अटैच हुआ ना, वो ग्लैंड की साइड थी। यानी कि अगर वहाँ पे कोई मॉलिक्यूल अटैच हो गया, वो मेरी बॉडी का मॉलिक्यूल है, इसका मतलब है कि अगर वो अटैच हो गया एक दफ़ा, तो इसका मतलब मेरी बॉडी को सिग्नल मिल गया कि तुम्हें हार्मोन को रिलीज़ करना है। तो इस तरह से हार्मोन रिलीज़ होगा, तो फर्दर प्रोसेस होगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से। पर अगर वो मेरी बॉडी का मॉलिक्यूल नहीं है तो वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये है बेसिकली विच इज़ नॉन एज द सेल सिग्नल, सेल मार्कर्स का फंक्शन एंड सेल रिसेप्टर्स, बोथ मीन सेम, ठीक है। सिग्नलिंग यू नो कि अगर मेरा ही है या किसी और का है, अगर किसी और का है बॉडी का, अगर किसी फॉरेन, हम बेसिकली इसको वर्ड कहते हैं फॉरेन, ठीक है, बाहर वाली कंट्री को कहते हैं फॉरेन कंट्रीज़, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे फॉरेन कहते हैं पार्टिकल्स को, जो भी होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली द पार्टिकल विच इज़ अटैचिंग टू द सेल रिसेप्टर इज़ नोन एज द लाइगैंड, लेकिन हम उसे फिलहाल अभी कह रहे थे कि फॉरेन है, ठीक है, यानी कि मेरी बॉडी का नहीं है। तो फिर मेरी बॉडी क्या करेगी, जो सेल रिसेप्टर है वहाँ पे अटैच होकर वो उसको फिर वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, फिर वो फर्दर प्रोसेस करते हैं, वो भी फर्दर प्रोसेस करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देंगे जो भी आया। और अगर वो मेरी बॉडी का मॉलिक्यूल है तो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अब ज़मीन हार्मोन प्रोड्यूस करें, वो कुछ भी काम कर सकते हैं, लाइक मेरी बॉडी का फर्दर फंक्शन प्रोसेस करना, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट दिस मीन बेसिकली, ठीक। एंड दैट इज एंडोसाइटोसिस को हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बाय द वे इट इज़ वन ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। सेल सरफेस रिसेप्टर का ये फंक्शन है, एंड आई होप दैट आई हैव क्लियर यू, ठीक है। सेल सरफेस एंटीजेंस का क्या फंक्शन है, देखो एंटीजेंस क्या होते हैं, इट एक्ट एज अ सेल आइडेंटिफाइंग मार्कर्स, ये किसी भी सेल को आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली, ठीक है। यप, और उसी के साथ साथ ईच टाइप ऑफ सेल हैज़ इट्स ओन एंटीजन। हर, अब देखो स्पेसिफिसिटी बयान हो रही है यहाँ पर कि एक हर किस्म का जो सेल है उसके पास एक अलग ही एंटीजन होता है। उससे ये फ़ायदा है कि यार अगर मुझे ये वाला हार्मोन प्रोड्यूस करना है तो ये वाला मॉलिक्यूल जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट्री इन द शेप टू द एंटीजन, और फिर वहाँ से अटैच होगा और उसके बाद फर्दर प्रोसेस होगा। अब अगर एक मॉलिक्यूल है जिसको एड्रेनालाइन प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, और वो चला गया है फॉर सपोज डोपामाइन की तरफ, और वो वहाँ पे वो प्रोड्यूस करवा रहा है, वो होगा ही नहीं प्रोड्यूस, क्यों, क्योंकि शेप ही कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वो अटैच ही नहीं होगा। जब अटैच नहीं होगा तो प्रोसेस ही नहीं होगा। दैट इज़ वाई द स्पेसिफिसिटी मैटर्स अलॉट इन, इवन इन बायोलॉजी इट इज़ बेसिकली ओवर हियर विच बेसिकली मैटर्स अलॉट, ठीक है। दिस इनेबल्स सेल्स टू रिकॉग्नाइज अदर सेल्स एंड बिहेव इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। वही सारा जो मैंने आपको अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी, यही वही सेम फंक्शन करते कि ये सेल को रिकॉग्नाइज़ करते कि भाई आया ये जो सेल है ये मेरी बॉडी का सेल है या किसी और की बॉडी का सेल है। अगर किसी और की बॉडी का सेल है तो फर्दर डिस्ट्रॉय कर देता है, अगर मेरी बॉडी का सेल है तो फर्दर फंक्शन को प्रोसेस करता है, यानी कि जो मेरी बॉडी में फंक्शंस होने होते हैं। ऑलराइट, अब आगे सेल सिग्नलिंग को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा मैं, आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने नोट्स में लिख सकते हो, जो मैंने समझाया वो लिख सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस। सेल्स डिटेक्ट सिग्नल्स विद द सेल रिसेप्टर्स, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये दोनों आपके पास सेल रिसेप्टर्स हैं, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, विच आर प्रेजेंट ऑन देयर मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होता है, ये स्ट्रक्चर देख लो। The signaling molecule binds to the receptor as their shapes are complementary to each other.
जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है जिसको हम लाइगेंड कहते हैं, ठीक है, LIGAND, लाइगेंड कहते हैं, ये अटैच होता है टू द रिसेप्टर और इसकी शेप कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसे हमने एंजाइम अभी अभी हमने चैप्टर कंप्लीट किया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है, पूरा एंजाइम का चैप्टर कंप्लीट किया, तो उसमें मैंने आपको बताया था, हर बार ये बताया जा रहा था कि हमारे पास एंजाइम होता है और एक्टिव साइड होती है एंजाइम के पास, ठीक। तो वो जो एक्टिव साइड है ना, बेसिकली यहाँ पर हम कहते हैं उसे बाइंडिंग साइड। अब अगर यहाँ का आपने एक्टिव साइड लिख दिया ना, तो फिर आपके मार्क्स अच्छे खासे चले जाएंगे, बिकॉज एक्टिव साइड सिर्फ एंजाइम्स में होती है, रिसेप्टर्स के पास बाइंडिंग साइड होती है। क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई बाइंडिंग साइट वो साइट है जहाँ पर, क्योंकि ये आपसे अक्सर लेबलिंग पूछ सकते हैं कि यार इसको लेबल करके बता दें, तो फिर बच्चा कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर हम क्या लेबल करें, ये तो हमें कुछ नहीं पता, ये एम्प्टी स्पेस है, तो एम्प्टी स्पेस अगर एंजाइम की है तो वहाँ पर उसको एक्टिव साइट कह रहे थे। सिंपली फॉर हेयर वी कैन से अ बाइंडिंग साइट, और ये आपस में अटैच होते हैं, मॉलिक्यूल फर्दर प्रोसेस होता है, ठीक। तो लाइगेंड आकर अटैच होगा सेल रिसेप्टर्स पे, विच आर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों ही बेसिकली सेम फंक्शन करते हैं, बोथ आर रिसेप्टर्स। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, दिस क्रिएट्स अ चेन ऑफ रिएक्शंस इन द सेल लीडिंग टू अ रिस्पॉन्स। इसी तरीके से ये एक बेसिकली चेन ऑफ रिएक्शन को प्रोसेस करता है और उसी के साथ साथ एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जब फर्दर प्रोसेसेस होंगे तो उसके बाद एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। इफ़ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है, हाइड्रोफोबिक मीन्स इट्स इनसॉल्युबल इन वाटर, इट्स वाटर हीटिंग, ठीक है। सो फॉर सपोज स्टेरॉइड्स हार्मोन्स सच एज एस्ट्रोजन, ये आपको बेस्ट एग्जांपल दी हुई कि एस्ट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ये लिख लो आप पॉइंट, ठीक है। दे कैन डिफ्यूज डायरेक्टली अक्रॉस द सेल सरफेस मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू रिसेप्टर्स इन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये इजीली बाइंड भी कर जाता है न्यूक्लियस से, बेसिकली सॉरी रिसेप्टर्स ऑफ न्यूक्लियस एंड रिसेप्टर्स ऑफ साइटोप्लाज्म, क्योंकि रिसेप्टर्स ही बाइंड करेंगे यूजुअली, और ये डिफ्यूज़ कर जाते हैं अक्रॉस द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कैन एनी वन ऑफ यू एक्सप्लेन मी। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यार तुम 5 मार्क्स के लिए लिखो ये पार्ट, या चलो 4 मार्क्स कर लो, 4 मार्क्स के लिए तुम ये पूरी एक्सप्लेनेशन दो कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स इजीली पास कर देंगे सेल सरफेस मेम्ब्रेन से। तो अगर जो कोई भी प्रीवियस वीडियो देख कर आया है तो उसे पता होगा कि वो कैसे लिखना है इसका आंसर। जिसने नहीं देखी वीडियो वो वीडियो जाकर देखे। इसका सिंपल आंसर ये है, मैं सिर्फ प्रिसाइज करके देख लेता हूँ। तुम्हें डिटेल आंसर चाहिए तो वहाँ पे जाके देखो, तो मैं देखना पड़ेगा बिकॉज मैं इतना डिटेल से यहाँ नहीं बताने वाला। बेसिकली हाइड्रोफोबिक इन नेचर हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, तो जब दोनों हाइड्रोफोबिक होंगे तो फिर वो पास कर जाएगा। बट दिस इज़ नॉट द 4 मार्क आंसर, उसके लिए तुम्हें प्रीवियस वीडियो तो देख कर ही आनी पड़ेगी ताकि तुम्हारा मजीद जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो वहाँ पर, ठीक। नाउ इफ़ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज़ वाटर सॉल्युबल, क्या हो कि अगर तुमने कभी ये नोट किया हो कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन तो हाइड्रोफोबिक है, अगर वो हाइड्रोफिलिक हो इन नेचर, यानी कि वाटर सॉल्युबल हो, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर सॉल्युबल, यू नो, तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, 6 प्रोसेस होते हैं, 6 के 6 प्रोसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। 3 मेन है और इन 3 को डिटेल 6 की तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। Number one is the reception, number 2 is the transduction and number 3 is the response। इन तीनों को तुम हेडिंग डाल के लिख लो कि क्या क्या होता है इनमें, मैं भी तुम्हें डिटेल से समझाने वाला हूँ। और इसीलिए मैंने जो है वो ट्रांसपोर्ट वाले यूनिट को मैंने नेक्स्ट वीडियो में रखा था कि यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाए कम से कम, ठीक। Okay, if the signaling molecule is water soluble, signal arrives at protein receptor in the cell surface membrane. The receptor shape is complementary, हम पढ़ के आ गए to the ligand, ठीक है। The signal brings about a change in the receptor's shape. Receptor की shape change होती है। Changing the shape of the receptor allows it to interact with the next component of the pathway, so the message get transmitted, ठीक है, यानी कि ट्रांसडक्शन होगा। बाइंडिंग ट्रिगर्स स्टिमुलेट्स रिएक्शन विद इन द सेल, इस तरह से एक रिस्पॉन्स ट्रिगर, इस तरह से एक प्रोसेस ट्रिगर होता है, ठीक है, एक रिएक्शन ट्रिगर होता है, एक प्रोसेस ट्रिगर होता है, एंड देन द सेल सिग्नलिंग्स रिजल्ट्स इन अ रिस्पॉन्स विच मे बी इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर। अब इसको समझाता हूँ। देखो, हमारे पास एक लाइगेंड मॉलिक्यूल है विच इज़ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। हम इसको सिग्नल मॉलिक्यूल इसलिए भी कहते हैं बिकॉज हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी का है दूसरी बॉडी का है। अब जब जस्ट एज्यूम करो कि भले जिसकी भी बॉडी का हो, बस एक मॉलिक्यूल है जिसको आके अटैच होना है। करता क्या ये फंक्शन, लाइगेंड हमेशा आकर अटैच होता है टू द रिसेप्टर, एंड वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। द फर्स्ट रिसेप्टर दैट वी हैव is the glycolipids, and the second receptor that we have is the glycoprotein. Now the glycolipids and the glycoprotein receptors जो दो हैं, इस पे आकर ligand अटैच होगा। When the ligand will attach to it, अब further process क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पर ये जो रिसेप्टर है इसकी शेप अल्टर होगी थोड़ी, यानी कि थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगी इसकी शेप। अब जब थोड़ी सी शेप स्लाइटली चेंज होगी तो स्लाइटली शेप चेंज होने की वजह से
एक रिस्पॉन्स अंदर ट्रिगर होगा, ठीक है, यानी कि अब ट्रांसडक्शन होगा। और जब ट्रांसडक्शन होगा तो उसमें हमारे पास एक नंबर ऑफ रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को जो है वो सिग्नल पहुंचाया, फिर दूसरे ने तीसरे को पहुंचाया, तीसरे ने चौथे को पहुंचाया, चौथे ने पांचवें को पहुंचाया, पांचवें ने छठे को पहुंचाया, छठे ने सातवें को। इस तरह से जो है वो प्रोसेस चल रहा होता है पूरा। ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसडक्शन का, कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को सिग्नल कर रहा है, फिर वो मजीद मॉलिक्यूल्स को सिग्नल कर रहा है, फिर वो मजीद मॉलिक्यूल्स को सिग्नल कर रहा है। इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स को सिग्नल किए जा रहे हैं ना बार बार, तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोवाइड करता है एक चेन रिएक्शन। दिस इज़ व्हाट के पीछे इस तरह टाइप करके इन्होंने भेजा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द चेन ऑफ रिएक्शंस। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। एंड दिस सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, ये पूरा एक पाथवे होता है। ये एक मॉलिक्यूल फिर उससे दूसरे, यानी कि एक मॉलिक्यूल है वो आगे 4 मॉलिक्यूल को ट्रिगर कर रहा है। अब ये है कॉमन सेंस। फिर ये जो 4 मॉलिक्यूल है ये आगे मजीद 8 मॉलिक्यूल को ट्रिगर कर रहे हैं, फिर ये 8 मजीद 16 को, फिर ये जो 16 मजीद 32 को। यानी इस तरह से करके डबल डबल कर लो कि एक मॉलिक्यूल भी अगर सिग्नल दे रहा है तो वो 2 को दे रहा है, फिर वो जो है उनमें से 2 वो 4 को दे रहे हैं, यानी कि एक जो है वो 2 मॉलिक्यूल को सिग्नल दे रहा है। इस तरह से प्रोसेस पूरे सेल में जाता है और आखिर में रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। रिस्पॉन्स क्या बनता है भाई, जो भी रिस्पॉन्स है, लाइक फॉर सपोज मॉलिक्यूल हमारी बॉडी का नहीं है, इसको डिस्ट्रॉय करो, वाइट ब्लड सेल्स फ़ौरन से मॉलिक्यूल को इनगल्फ कर लेंगे, डिस्ट्रॉय कर लेंगे, बर्बाद कर देंगे। अगर यार हमारी बॉडी का मॉलिक्यूल है तो जल्दी से जाके हार्मोन्स को प्रोड्यूस करो, वो जल्दी जल्दी हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और हैंस हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। दिस इज़ व्हाट द कॉमन सेंस। अब चाहे वो इंट्रासेल्युलर हो या एक्स्ट्रा सेल्युलर रिस्पॉन्स, व्हाट डज इट मीन, यानी कि वो सेल के अंदर ही हो रिस्पॉन्स, कि भाई हो सकता है कि इसने लाइक हार्मोन्स हमेशा सेल के बाहर ही होता है ना, कि आप हार्मोन प्रोड्यूस करो तो सेल के बाहर प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेल्युलर भी हो सकता है, इंट्रा सेल्युलर भी हो सकता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया को कह रहा हो कि मजीद एटीपी बनाओ, ठीक है, या ये न्यूक्लियस को कह रहा है कि जाओ जाके न्यूक्लियस तुम अपना फंक्शन करो, तुम जो है वो सेल को डिवाइड करो मजीद। तो ये प्रोसेस इंट्रा सेल्युलर होता है विद इन द सेल एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर आउट ऑफ द सेल। तो ये वाले जो रिस्पॉन्सेस है ये इसको ट्रिगर करते हैं और ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हें अच्छे से याद कर लो, जो जो समझ में आए वो लिखो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एग्जामिनर लव्स इट, आई डोंट नो व्हाई बट ही लव्स इट। तुम P2 देखो, P4 देखो, P4 हो या P2 हो, एग्जामिनर को परवाह नहीं कि भाई वो AS है या A2 में, कैम्ब्रिज में, कहीं पे भी हो, उसे ये चैप्टर बहुत फेमस लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है और वो इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाकर दे देता है। तो मैं MCQ स्कूल के देखोगे तो मैं वहाँ पे मिलेगा, पर उससे ज़्यादा तुम्हें ये थ्योरी पेपर्स में मिलेगा, क्योंकि उसमें वो ये एग्जामिनर ये चेक करते हैं कि बच्चे की जो सेंस है क्या ये इस काबिल है कि ये इस चीज़ को लिख सकता हो, वो पूरा ये चेक करते हैं सारा सीन। तो उसी की वजह से वो ये यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी पॉइंट आउट करके दे रहे होते हैं। मतलब तुम देखोगे तुमसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे हुए, फॉर सपोज तुमसे पूछा हुआ है इम्यूनिटी से रिलेटेड, न्यूट्रोफाइल्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर उनका साइज़ पूछा हुआ है, फिर ये पूछा हुआ है कि वाइट ब्लड सेल्स के फंक्शंस बताएं, ये सारा कुछ वो, फिर वो कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल ने ये किया और फिर उसने ट्रिगर किया और फिर उसने यूँ किया, फिर वो किया, अब आप बताएं क्या होगा आगे। तो यहाँ पर एग्जामिनर बेसिकली पूछना चाह रहा है आपसे कि अब आपको मज़ीद क्लैरिफाई करना है, आपको अब आगे बताना है कि अब क्या होगा। तो ये पूरा जो सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस है या ट्रांसडक्शन जिसमें आपको इंक्लूड करना पड़ता है, रिकॉग्निशन, रिसेप्शन जिसको हम कहते हैं, एंड देन रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यू नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। कुछ भी मिस हुआ तो फिर ऑब्वियसली मार्क्स कट होंगे। और मार्क्स स्कीम खोल के देखो तो एग्जामिनर ने ये MCQ जो थ्योरी पेपर्स में दिए, उन्होंने आंसर में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं वही सारी जो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोई न्यू चीज़ मिले तो कमेंट में बता देना, वरना सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ। सो दैट इज़ द पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो अबाउट इट। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो कहीं पे भी, कोई भी पॉइंट यहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आया, कंफ्यूज हो, वो कोई डाउट हो, मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर मुझे लाजमी DM कर दो, ठीक है, इंस्टा पर लाजमी DM कर दो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई गिव यू द रिप्लाई सून एज पॉसिबल। और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन टाइम। और उसी के साथ इफ यू वांट एनी ऑनलाइन क्लास ऑफ केमिस्ट्री, उर्दू और बायोलॉजी, you can just see my community post over there and just DM me over there, ठीक है, इन्वॉल्व कर लो जल्दी, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर।